खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान हैदर। प्रोग्राम कैपिटल वॉच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जिसके लिए हमेशा पाकिस्तान ने सन 47 से लेकर आज तक बात की है, और वो बात ना सिर्फ मुल्क के अंदर ज़ोर शोर से होती रही बल्कि आलमी उफ़क़ पर भी उस बात पर हम हमेशा हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लोग, हमारे इदारे ज़ोर देते रहे। कश्मीर का एक ऐसा इशू है जो हमारा हिंदुस्तान के साथ सन 47 से आज तक चले आ रहा है, जिसको हिंदुस्तान कभी भी हल करने का ख्वाहां नज़र नहीं आता। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शुरू हुई तो कई एतराज़ात मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर PTI, पीपल्स पार्टी और हमारे जो अवाम है उसकी तरफ से किया गया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब भी किसी आलमी इदारे में जाते हैं, जब भी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो कश्मीर के इशू पे बात ठीक तौर पे नहीं होती, ना ही कश्मीर का इशू ठीक तौर पे हाईलाइट किया जाता है। UN के गुज़श्ता रोज़ जो स्पीच थी जिसमें खिताब किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें ख़ास तौर पर भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको हाईलाइट किया गया, कश्मीर के इशू को बयान किया गया। कश्मीर का इशू हल होना चाहिए, बॉर्डर्स पर जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी खुलकर बात की, ओपनली हिंदुस्तान को दावत दी कि मुज़ाकरात के ज़रिए हमारे जो मसाइल हैं हिंदुस्तान के वो हल किए जाएँ। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई ऐसे वाक़यात हुए जिसमें दहशतगर्दी में हिंदुस्तान के इन्वॉल्व होने के असरात मिले, लेकिन बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान की जो हमारे दखली मामलात हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट पर बात नहीं की। इस तमाम के हवाले से हम बात करेंगे आज के शो में। टेलीफोन कॉल पर भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स, तज्ज़ियाकार और सियासतदान मौजूद होंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मंदोखेल, साबिक सेनेटर हैं PTI के। हुमायूं साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और इसी तरह नबीला इरशाद साहब हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की। नबीला साहिबा खुशामदीद। हम सबसे पहले हुमायूं मंदोखेल से शुरू करेंगे। मियाँ साहब पर हमेशा एतराज़ होता रहा, PTI ने भी बहुत किया, खान साहब ने भी बहुत किया, पीपल्स पार्टी भी एतराज़ करती रही कि जहाँ भी इंटरनेशनल लेवल पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और बहुत जाते हैं, कश्मीर का इशू उस तरह रेज नहीं किया जाता। अब UN में जाकर उन्होंने बड़ी खुल के बात की कश्मीर पे, तो लगता है कि अब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो कश्मीर की तरफ आ रही हैं। ठीक बात है ये? बात तो ठीक है, बस ये है कि ये भी इसका क्रेडिट कुछ आप हमें भी दें कि जी हमारा बारहा है एतराज़ करने के बाद, वरना अगर उन्होंने खुद करना होता तो पहले भी कर सकते थे। बहरहाल फिर भी इस जहाँ तक अच्छी बात की जाती है, मुल्क के फ़ायदे की बात की जाती है, वहाँ पे हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो जाकर के उन्होंने UN में बात की, हम बिल्कुल उनके साथ हैं जब तक पाकिस्तान, जो हमारी मुखालफत है या वो है वो पाकिस्तान के अंदर है। जहाँ तक पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ ताल्लुक़ है या खारजा ताल्लुक़ है बाहर की दुनिया के साथ, उसमें हम सब इकट्ठे हैं, हम मियाँ साहब के साथ हैं। लेकिन एक चीज़ ये थी कि ये मियाँ साहब ने एक वहाँ पे ये जिक्र नहीं किया कि जो इंडिया की मुदाखलत है, अफ़गानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान के तालिबान या जो भी रॉ है, दूसरे एजेंसीज हैं, उनके साथ मिल करके बलूचिस्तान में या जो फाटा में या KPK में या दूसरी जगह कराची में भी हर जगह जो है ना, ये तो MQM वाला सिलसिला जो चला था कि जी उन्होंने ये भी तस्लीम किया गया कि रॉ की फंडिंग होती रही है सब कुछ, और ये उनके साथ रवाबित थे, जो नाराज़ बलोच है उनके साथ भी उनके रवाबित हैं और थे, ये उन बलोचों ने खुद एक्सेप्ट किया, मेरे सामने किया है। तो ये इसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए। देखो कि पहले खारजा सेक्रेटरीज की लेवल पे और खारजा वज़ीरों के लेवल पे ये बात होती रही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता अगर मियाँ साहब इसको UN लेवल पे भी जो इंटरनल मामलात थे उसको डिस्कस करते हैं। नबीला, हमारे यहाँ कश्मीर पर बहुत बात होती है, आप खुद कश्मीर से, और कश्मीर का जो एक जहाद है उनके लोगों से आप जुड़ी रही, वो जो कोशिश थी कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ जुड़ने की, अब एक इंटरनेशनल लेवल पे UN में जाके प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की, तो आप समझती हैं कि अब हम ठीक तौर पे अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कश्मीरी कौम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करूंगी और उन्हें खराज तहसीन पेश करूंगी कि जिस जानदार तरीके से उन्होंने कल कश्मीरियों का मौक़िफ़ यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाया। कश्मीरी कई दहाइयों से इस मौक़िफ़ को सुनने के लिए बेताब थे, और मैं ये समझती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह का मौक़िफ़ अपनाया है, पूरी कश्मीरी कौम प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब की पुष्ट पे खड़ी है, और यही मौक़िफ़ जो है इसको प्रैक्टिकली जो है अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। अच्छा हमारे साहब, कश्मीर की जानिब से बहुत सारी जो है हम हमेशा ख़बरों में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मकबूजा कश्मीर की आवाम पाकिस्तान से अब भी उसी तरह एफिलिएटेड है, अब भी रैलियों में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए जाते हैं, तो हमेशा एक स्टेप फौज की जानिब से आता है, एक स्टेप लोगों की जानिब से आता है, हुकूमत की जानिब से वो रद्द अमल अभी तक नहीं आ सका, इसकी क्या वजह है? ये हुकूमत ही से मेरे ख्याल से पता लगना चाहिए कि उनसे पूछा जाए कि जी आप क्यों नहीं करते। मैं समझता हूँ कि जी
ایک تمام لیولز پہ حکومت لیول پہ بھی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے, ثقافتی وفد بھی آنے جانے چاہیے, فلموں کے حد تک بھی کافی وہ ہونا چاہیے تاکہ ایک جان لیا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. ہمیں تو میڈیا کے ذریعے یا جو فارن آفس کے ذریعے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں, ہمارے اوپینین بنایا جاتا ہے, اوپینین کو موڑا جاتا ہے اور ٹرن کیا جاتا ہے, یہ سب کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے حقائق پتہ نہیں لگتے ہیں. یہ جب وفود آتے جاتے رہیں گے تو میرے خیال سے اس سے زیادہ باتیں کلیئر ہوں گی اور پتہ لگے گا. پھر شاید جا کر کے کچھ لوگ ادھر بھی کچھ ادھر بھی اپنے حکومتوں کے اوپر بھی تھوڑا سا پریشر ڈالیں. جیسے جرنلسٹ ہیں, اس میں دلیر جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی لکھتے ہیں بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب موجود ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. بہت اعتراض, کیونکہ ہم نے آپ سے کافی دفعہ بات کی اور ہمیشہ یہی بات ہوئی کہ حکومت جو ہے وہ ٹھیک طور پہ کشمیر کا موقف نہیں پیش کر پا رہی. تو ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر نے ایک سپیچ دی, تمام جو 4 نکاتی فارمولا تھا وہ کشمیر کے گردی گھومتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, جو موجودہ حکومت ہے, اس کی پریورٹی کشمیر بن گئی ہے؟ دیکھیں, پرائرٹی تو کشمیر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں کس حد تک مدد ملے گی. یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی ہمارے پرائم منسٹر جب گئے تھے, یو این کا جو اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا, اس میں کشمیر کا یہی مدعا ہم نے پیش کیا تھا کہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق طے ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا. مگر ہم نے دیکھا کہ پورا سال گزر گیا, کیا کوئی اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی, کوئی ہم نے اس کو فالو اپ کیا. آج ہم نے ایک پیس پلان بھی دے دیا, اور اس میں بھی ایسے نکات ہیں جو کہ ہم ماضی میں بھی کہتے آئے ہیں. یعنی یہ مشورہ کو پہلی مرتبہ تو نہیں دیا گیا کہ کشمیر سے بھارت اپنی فوجیں نکال لے, کیا وہ نکالے گا یا صرف ہمارے. تو شاہد صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ اقوام متحدہ ہمیں اس معاملے میں کوئی سیریس نظر آتی ہے اور نہ بھارت چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں جی, اقوام متحدہ تو فلسطین کا معاملہ دیکھیے نا کب سے ہے, اس میں بھی قراردادیں ہیں. تو کسی نے آج تک کیا اس کی طرف کوئی دھیان دیا؟ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر بات کر دینا اور اس کے لیے کوئی فالو اپ پلان کا نہ ہونا. مثلا اس کے لیے دیکھیں, آج دہشت گردی کی مثال لے لیجیے کہ دہشت گردی کس حد تک بھارت جو ہے وہ پاکستان میں کرواتا رہا ہے, اور آج دنیا کیا مانتی ہے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے, بھارت نہیں. ایل او سی کے اوپر بھارت کو جب چاہے گولہ باری کر دے اور دنیا کو یہی امپریشن دے کہ تو پاکستان ہے جو وائلیشن کرتا ہے. کشمیر میں اگر نہیں شاہد صاحب, اگر بھارت یہ امپریشن دے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے, ہم کیوں نہیں دیتے؟ مسئلہ ہے, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ کاروائی پوری کرنے والی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اب واپس آئیں گے, لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھیں جی میں نے تو بھرپور طریقے سے کشمیر بھی اٹھا دیا, اور جبکہ دہشت گردی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جانے سے پہلے سرتاج عزیز صاحب باقاعدہ ٹی وی پہ ریکارڈ ہے, آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم اس مرتبہ پورے پلندے لے کر جا رہے ہیں, بھارت کے ثبوت پیش کریں گے. وہ تو بھارت کا ہم نے نام بھی پوری طرح نہیں لیا دہشت گردی کے بارے میں. وہ تو اس ملک کا اس وقت نمبر 1 ایجنڈا ہے دہشت گردی. کتنے سالوں سے ہم سفر کر رہے ہیں, ہم نے کیوں یہ کہنے. اچھا, آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں شاہد صاحب کہ کیا میاں صاحب کو وہاں جو یو این میں موقف پیش کیا, اس میں جو دہشت گردی کی انوالومنٹ کے ہمارے پاس ثبوت ہیں وہ بتانے چاہیے تھے؟ وہاں کہنا تو چاہیے تھا کہ بھارت ملوث ہے, ہم نے تو یہ نہیں کہا. ہم نے یہ کہہ دیا جی کہ وہ انگریزی میں فومنٹنگ ٹربل, ہمارا جو ہمسایہ ہے یہاں وہ مشکلات ہمارے لیے اور انسٹیبلٹی کا باعث بن رہا ہے, اس کو صحیح لفظوں میں ہمیں بیان کرنا. ہم دیکھیں, ہمیں اپنا مدعا پورے طرح سے بیان کرنا چاہیے. کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ ہم کیوں یہ بات نہیں کر سکتے؟ بھارت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ تو پوری دنیا میں جہاں جاتے ہیں پاکستان کا نام لے کر, اور دہشت گردی یعنی خود کی جاتی ہے اور کہتے ہیں نام ہمارا لیتے ہیں. ہمارے پاس بلوچستان کے ثبوت ہیں, افغانستان کے ثبوت ہیں, نارتھ وزیرستان کے ثبوت. اچھا شاہد صاحب, وہ کہتے ہیں ان کی جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس ان کے میڈیا میں ان کی وزیر خارجہ نے کی, اس نے کہا کہ وہ لوگ تو صرف کاغذ کے پلندے دکھائیں گے, ہمارے پاس تو زندہ لوگ موجود ہیں. یہ کیا بات تھی؟ نہیں دیکھیں نا, اس طرح کی تھریٹس تو آیا کرتی ہیں. اگر آپ اس طرح کمزوری کا ثبوت دیں گے, آپ ایگریسو طریقے سے اپنا مدعا دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے. جہاں تک سفارتکاری یہ دیتے ہیں وہ بھارت آپ سے آگے ہے, جہاں تک ڈاپنگ ہے وہ بھارت آپ سے آگے ہے. دنیا آج تو بھارت ہر چیز میں ہم سے آگے ہے.
यूएन में खड़े होकर एक तकरीर करने से मैं कह रहा हूँ बात नहीं बनेगी, या यौम कश्मीर साल में एक मरतबा मना ले तो उस पर कश्मीर हल नहीं होगा। हम कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, जैसे हमारी दहशतगर्दी का मामला है, तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स भी तो चाहिए ना। मुल्क के अंदर तो आप वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। क्या बाकी दुनिया में दुनिया को ये एहसास है कि ये भारत का किया कराया है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है? ऐसा नहीं है। दुनिया में लोग जो है वो आज भी आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है शाहिद साहब बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। हुमायूं साहब, शाहिद साहब ने तो बड़ा ओपनली कह दिया कि हम अपना मौक़िफ़ ठीक तौर पे बयान नहीं कर सके। क्या मतलब क्या क्या चीज़ें कमी हमारे पास रह गई, या इंडिया हमेशा ही एक इंप्रेशन देता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान हर मसले में इन्वॉल्व है, हम क्यों नहीं बता सकते? हमारे यहाँ लोग टीवी चैनल्स पर आकर कह देते हैं कि हम इंडिया में ट्रेनिंग करके और हमने ये सब कुछ किया। क्यों हम दुनिया को ये इंप्रेशन नहीं दे सकते? हुकूमत की कमजोरी है। उन्होंने बड़ी दो सही बातें की हैं कि जी इंडिया बड़े दहशतगर्दी करता भी है, पूरा अफगानिस्तान करता है, नॉर्थ वजीरिस्तान, बलोचिस्तान, कराची, हर जगह करता है, और साथ में पाकिस्तान को दहशतगर्द पेश करता है इंटरनेशनल फोरम्स पे। तो हम नहीं कर पा रही है, हमारी बड़ी कमजोरी है। इसके ऊपर हुकूमत ने सोचना है। ये बात ठीक है कि मियाँ साहब ने वहां पे, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है कि ना कि जी आप जाकर के इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप कितना डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं, क्या दुनिया में जो अहम मुल्क है जो माने रखते हैं, जैसे बरतानिया है, रूस है, चीन है, अमेरिका है, यूरोप है, तो बाकी तो इनके सामने कितना अपने मौक़िफ़ को पेश किया है। यूनाइटेड नेशन तो ये है कि जी जब, तो इसका मतलब है कि हम मौक़िफ़ पेश करने में अब तक नाकाम जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पे इजाफा करती चलूँ कि हम अपना मौक़िफ़ इस दफ़ा पेश करने में हम ये समझते हैं कि मौक़िफ़ बड़ा जानदार तरीके से पेश किया गया। उसकी वजह ये है, इससे पहले यूएन में कभी इस तरह पेश नहीं हुआ था। इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस अंदाज से कश्मीर के मसले को और फिर टेररिज्म को इस तरीके से नहीं उठाया था। हम इसलिए इस मौक़िफ़ को जानदार समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने टेररिज्म के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, हिंदुस्तान उसमें बुनियादी तौर पे जो किरदार अदा कर रहा है, हिंदुस्तान को बिल्कुल ज़ेर बहस लाया गया। और हिंदुस्तान, जहाँ आपने कहा हर चीज़ में हमसे आगे है, तो दहशतगर्दी में भी हमसे सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा। सारी बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ दहशतगर्दी में भी आगे है। और मकबूजा कश्मीर और कश्मीर के अंदर 7 लाख टोटल फौज उतारना, ये भारत की ये कौन सी लार्जर डेमोक्रेसी है जो दुनिया के सामने पेश की जाती है? तो हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जिस अंदाज से यूनाइटेड नेशन के अंदर ये मसला उठाया, चूँकि कश्मीरियों का जो मौक़िफ़ था, ये जो हक़ खुदइरादियत का मामला, वहाँ पे सबसे पहले भारत खुद लेके इस मसले को यूनाइटेड नेशन के अंदर गया। हाँ, मतलब यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कई कवानीन का पाबंद कर रहा होता है, कई उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। ये बहुत पावरफुल है ना, जो वॉर इंडस्ट्री के लोग हैं ना, यही जंगे करवाते हैं, अपना असला निकालते हैं, और उसमें क्या होता है, असला एक के बजाय 10 काउंट करवाते हैं, और जो प्राइस है वो भी 1 के 10, यानी 1 रुपए, एक चीज़ की कीमत अगर इसकी 10 रुपए है तो इसके 100 रुपए या 1000 रुपए। रोल हुमायूं साहब, क्यों ऐसा लगता है कि हर दफ़ा हम यूएन के इजलास में जाते हैं, जनरल असेंबली, कश्मीर पे बात होती है, तो यूएन पे होने वाली बात भी बेसूद हो जाती है? यूएन जो है ना, बेसिकली ये आप अगर इस चीज को देखें, यूएन को बनाया किसने और कौन फंड कर रहे हैं, इसमें मेजर फंडिंग तो अमेरिका और दूसरे, वो क्या आपके मफादात के लिए बैठे हुए हैं? तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि कश्मीर का मसला हल हो? नहीं, अमेरिका भी तो मसले चलते रहेंगे। यूएन का फिर एजेंडा कैसे चलेगा ना, कि यूएन में भी कुछ बातचीत तो होनी चाहिए, है ना। जब उनकी प्रायोरिटी आती है उस वक्त फिर मसले हल भी होते हैं, फिर ईस्ट तैमूर भी बन जाता है, फिर साउथ सुडान भी बन जाता है, फिर अफगानिस्तान पे भी हमला हो जाता है, इराक पे भी हमला हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। उसके लिए फंड भी आ जाते हैं, उसके लिए 42 मुल्क भी मिल जाते हैं। तो वो सब कुछ जो है ना, यूएन जो है ना, ये उनके पर्पज सर्व करने के लिए है। जब फंडिंग कर रहे हैं तो वो उसका फायदा भी लेंगे कि 10 वसूल करेंगे, इसलिए नहीं बैठे हुए कि जी इंडिया और पाकिस्तान का मसला हल करा दें और ये तरक्की करके दुनिया के टॉप मुल्कों में आ जाएं। देखिए, जब मुल्कों के मसाइल होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में बड़ा पोटेंशियल है दोनों में। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों में आप देखें तो उसमें टॉप 10 में आता है। आप अगर नेचुरल रिसोर्सेज में देखें, आप अगर मैन पावर के हिसाब से देखें, आप
काफी सारी चीजें हैं, वो सब लंबी हम बहस है। मीडिया में इतने इन्फ्लुएंस कर गए हैं, आप देखें ना हमारा मीडिया कितना इन्फ्लुएंस रखता आप है। देखें, आप चावल में नंबर 4 हैं, चीनी में नंबर 6 है, राइस में नंबर 5 है, दूध में नंबर 4 और 5 है, आप व्हीट में नंबर 8 है, सेब में नंबर 8 है, सोलर एनर्जी में आप बेस्ट सेकंड बेस्ट कंट्री उसमें है, आपकी आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, आपके आईएसआई नंबर 1 इन इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड, आपके कॉपर के दुनिया के रिजर्व्स, कोल के रिजर्व, गोल्ड के रिजर्व्स, मतलब यू नेम इट। देखिए, अच्छा, पीटीआई के सारे लोग ही ये सारी चीजें गिनवा देते हैं, लेकिन फिर हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं? जो हुकूमत कर रहा है वो लीडरशिप का जो अब तक लीडरशिप आई है, जो मतलब जो हुकूमत में आई है, उनका वो कमिटमेंट और विजन नहीं है। अच्छा, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, किसको आप ज्यादा पॉइंट? नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी एक और चीज है, नरेंद्र मोदी तो पहले तो मैं इसको कहूँगा टेररिस्ट है, ठीक है ना। नवाज शरीफ कम से कम टेररिस्ट नहीं है, ये बड़ी बात है। तो देखो, नवाज शरीफ पाकिस्तानी, हमारे 100 इख्तलाफ उनसे, हम कुछ भी हो जाए अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये है कि अपने मुल्क में उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो गुजरात वगैरह में जो उसने कुछ किए, उसी के बलबूते पे वो आज प्राइम मिनिस्टर है। तो अपने मुल्क के लिए उसके परफॉर्मेंस लोग कहते हैं हमने नहीं देखा इधर, लेकिन जो सुना है या पढ़ा है, या इंडिया के इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ का वजीर आजम बनना भी आसान बात तो नहीं, बहुत मुश्किल काम। अच्छा नबीला, नरेंद्र मोदी के आने से, बीजेपी के आने से हमेशा कश्मीर में मसाइल खड़े होते हैं, इस दफा कुछ ज्यादा ही कश्मीर को इश्यूज फेस करना पड़े हैं, चूँकि नरेंद्र मोदी का, जैसे मंदोखिल साहब ने बताया कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो टेररिस्ट है, और इस वजह से कश्मीरियों के लिए और वहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान। लेकिन हम ये समझते हैं, हम पहले भी इस चीज़ पे आपने देखा कि बीजेपी की गवर्नमेंट में कुछ अरसा पहले वाजपेयी साहब कुछ और कह रहे थे और कुछ अरसे के बाद वो लाहौर आ गए थे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये उनका एक पॉलिसी स्टांस है कि पहले आप इस तरह से थ्रेटनिंग करो और बाद में जाके घुटनों में आप बैठ भी जाओ। तो ये उनका इस तरीके से है। मैं ये समझती हूँ कि जो मंदोखिल साहब ने तमाम पाकिस्तान के मसाइल की बात की, कि पाकिस्तान के और फिर हिंदुस्तान के, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, इसलिए मैं उस तरफ ज़्यादा जा रही हूँ कि उनकी स्पीच में ये सारी चीज़ें थी कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के दोनों पॉवर्टी है और ये मसाइल हैं, और जंगों में जिस तरीके से हम पैसा झोंक रहे हैं, हमें चाहिए कि इस डिमिलिटराइज करके पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों फौजों को डिमिलिटराइज करे और डायलॉग के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश करे। और वो जो फंड्स हैं जो हम जंग में झोंक रहे हैं, हमें तालीम के लिए और गुरबत के खात्मे के लिए और दीगर मसाइल को हल करने के लिए हमें इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें मतलब सब एक बड़ा अहम पॉइंट था कि हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिला इश्तियाल फायरिंग हो जाती है, हर रोज़ हम ये वाक़या सुनते हैं, शायद अब तो एक मामूल बन गया है, उस पर भी बड़ी तनकीद करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएन में एक बयान दिया। क्या इंडिया खुद चाहता है या जान के करता है? कहाँ हम इसमें क्यों खिलाफ वर्जी हो जाती है हर दफ़ा? क्या वो इंडिया की जानिब से होती है या कहीं पाकिस्तान भी उसमें लैग करता है? मेरे ख्याल से ये कि आपके मुल्क में जो कुछ अरसे से कुछ मसाइल चल रहे थे 10-15 साल से, एक आपका बलूचिस्तान में था, एक आपका फाटा में था, फिर उसके लिए ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब बड़ा कामयाब गया है। जितना अमेरिका अपनी कामयाबी अफगानिस्तान में 42 मुल्कों के साथ हासिल नहीं कर सका, हमारी फौज ने बड़ी चंद महीनों में उससे कई गुना ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। और फिर कराची में जो अमन का जो पाकिस्तान का दिल है, 70% रेवेन्यू वहाँ से आता है, तो वो इंडिया को इसकी बड़ी खिफत है, इसकी मतलब इंडिया को बड़ी तकलीफ है इस बात की। और उस वजह से इंडिया चाहता है कि पहले तो वो समझता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान फाटा इंडिया की टॉप प्रायोरिटी यही है कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब एंगेज रखा है। तो अब वो जब चीज उनके वहां पे इधर हालात थोड़े बेहतर होने लगे तो उधर वो उस नए इश्यूज खड़ा करता है। सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक।